जय हिंद दोस्तों। YouTube के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। क्लास सबकी अच्छे से चल रही होगी। पिछली क्लासेस में हमने हिस्ट्री के फाउंडेशन में देख लिया था पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें जो हैं वो वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेनी है। ओके, तो आज की क्लास शुरू करने के पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में सफलता लाएं। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, अब तो सिंधु सभ्यता जब समाप्त हुई तो उसका जो समाप्त होने का कारण था वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिया था। अलग अलग मत में सबसे जो सर्वमान्य मत था वो था जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई, समाप्त हुई। तो हुआ यूं कि माना जाता है कि सिंधु नदी के किनारे जो है वो उसकी सहायक नदियों और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास क्या था, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। तो नदियां अपना रास्ता बदलती हैं। ठीक, तो जब कभी सिंधु नदी ने और उसकी सहायक नदियों ने अपना रास्ता बदला होगा तब माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है उसका विनाश हुआ होगा। ठीक, तो कुछ लोग सिंधु सभ्यता का विनाश मानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्य लोग थे, तो आर्यों के आक्रमण की वजह से समाप्त हुई। तो विभिन्न विभिन्न क्या है, विचारधारा है, मत हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं आज से वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का जो समय है, वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको हम फर्दर दो भाग में विभाजित कर लेते हैं आगे। ठीक, तो वैदिक काल को दो भाग में विभाजित करके पढ़ा जाता है, जिसमें पहला कौन सा है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब इसको बांट के इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जितनी भी चीजें थीं वो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः एक दूसरे से क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। इसीलिए क्या होता है कि वैदिक काल को ही दो भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसका पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल का जो समय खंड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल जो है उसमें ऋग्वेद काल के बाद की चीज़ें हैं। ठीक, और उसका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है यहाँ पे। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों की जो जानकारी है वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है वो हमको वेदों से, पुराण से, उपनिषद से, या फिर जो क्या था, वेदांग लिखे गए थे, ठीक, उपवेद लिखे गए थे, इन पे जो है वो जानकारियाँ हमको इनसे प्राप्त होती हैं। वेद सबको पता है, 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, इन चारों वेदों से जो है वो जानकारी जो है वो ऋग्वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल, इन दोनों के बारे में हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार वेदांग लिखे गए, इसी प्रकार इन पे टीका लिखा गया, तो वो सब चीज़ें जो थीं वो एक साहित्यिक साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक, तो वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब सबसे जो क्या बोलते हैं कि विवाद का जो विषय है वो था कि इसके निर्माणकर्ता कौन है। ठीक, तो निर्माणकर्ता इसके विद्वानों का जो सर्वमान्य मत है वो है कि आर्य जो थे उन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। ठीक, तो आर्य क्या है, तो आर्य कुछ लोगों को लगता है कि एक जाति है, ठीक, या फिर एक प्रजाति है। तो आर्य जो थे वो कोई जाति नहीं है,
ना कोई प्रजाति है, ठीक है। आर्य क्या प्रजाति नहीं है। आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बाकी लोगों से श्रेष्ठ, ठीक। तो कहा जाता है कि जब आर्य आए थे तो वो अपने आप को बाकी लोगों से श्रेष्ठ बताते थे, इसीलिए खुद को वो बोलते थे आर्य, ठीक। और बाकी जो नहीं थे उनको ये अनार्य बोलते थे, ठीक है। जो इनके जैसे नहीं थे उनको क्या बोलते थे, अनार्य, ठीक। और खुद को क्या कहते थे, आर्य। मतलब क्या था इसका कि जो बाकी यहाँ पे पहले से रह रहे हैं ये उन लोगों से श्रेष्ठ हैं, ओके। जिसका दूसरा मतलब क्या होता है, कुलीन। कुलीन का मतलब होता है कि अभिजात वर्ग जो होता है, मतलब कि अमीर लोग या फिर बलिष्ठ, जो अपने आप को बाकी से शक्तिशाली समझते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। आर्य एक श्रेष्ठ वर्ग था जो अपने आप को बाकियों से श्रेष्ठ मानते थे, और वो बाकियों को क्या कहते थे, अनार्य कहते थे। तो एक इस प्रकार क्या पता चलता है कि जो आर्य थे वो कोई मतलब जाति नहीं थी जो कहीं से आई थी। ये क्या थे, व्यक्ति थे जो खुद को बाकी व्यक्तियों से श्रेष्ठ समझते थे और बाकियों को ये अनार्य के रूप में बताते थे और खुद को आर्य। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये एक भाषा सूचक शब्द हो गया, ठीक है। अब आर्य जब आए तो कहीं से आए होंगे, तो आए कहाँ से। अब जैसे आप लोग हैं, आप पढ़ने जाते हैं तो एक आप जहाँ रहते हैं वो तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो जाता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक। तो परमानेंट एड्रेस कौन सा है, तो आपकी जन्मभूमि जो है या फिर आप जहाँ पे मूल निवास जो आपका है वो। तो इसी तरह आर्यों का मूल निवास जो था उस पे अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं विद्वानों के। वो एक साथ नहीं है कि सभी मिलके एक मत नहीं देते हैं, अलग अलग मत है, सब अलग बताते हैं कि आर्य यहाँ से थे, आर्य यहाँ से थे। तो इस सीरीज में सबसे पहले थे मैक्स मूलर। और एक चीज़ और याद रखना है, 1853 में मैक्स मूलर जो थे इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया था, आर्यों के बारे में। मतलब क्या था कि जो आर्य वर्ड है ना, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैक्स मूलर ने, ठीक। मैक्स मूलर ने कब, 1853 में सबसे पहले जो आर्य शब्द का प्रयोग था वो मैक्स मूलर ने अपने किया था, ठीक। तो इनके मूल निवास के बारे में मैक्स मूलर बताते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है बैक्ट्रिया, ठीक। तो ये मैक्स मूलर साहब बताते हैं कि जो आर्य थे इनका जो मूल निवास था ये मध्य एशिया में बैक्ट्रिया नामक स्थान से था। फिर भारत में बाल गंगाधर तिलक बताते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक जी क्या बताते हैं कि जो आर्य थे ना ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक। और स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने क्या बताया कि आर्यों का जो मूल निवास था वो तिब्बत था, ठीक। अब जो विद्वान बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश था वो आर्यों के आक्रमण से हुआ, तो अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है जिससे पता चले कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ। क्योंकि जैसे हर चीज का साक्ष्य मिला है, हमें खेती का मिला, पशुपालन का मिला, कृषि का मिला, तो आक्रमण के साक्ष्य भी मिलने चाहिए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक जितनी खुदाई हुई है उसमें क्या है कि इसके साक्ष्य हमें, आक्रमण के साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक। तो ये चीज है। अब इसके स्रोत के बारे में जानते हैं कि कहाँ से क्या चीजें मिली हैं। तो स्रोत दो तरह के होते हैं। किसी भी जगह की जानकारी के लिए, किसी इतिहास की जानकारी के लिए दो साक्ष्य होते हैं। एक पुरातात्विक, पुरातात्विक में क्या होता है कि खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे अभिलेख हो गया, मुद्रा हो गई, मुहर हो गई, शिलालेख हो गया, ये सब चीजें क्या हैं, पुरातात्विक। और साहित्यिक स्रोत क्या है कि जो चीजें लिखी गई हैं वो साहित्यिक स्रोत होती हैं, ठीक। तो पुरातात्विक स्रोत में दो अभिलेख हैं, एक है बोगजगोई और कस्सी का अभिलेख, ठीक। ये दो अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। और तीसरा अभिलेख हमको प्राप्त होता है एशिया माइनर का, ठीक। और ये जो कस्सी का अभिलेख है यहीं से प्राप्त होता है कि इसी के आधार पर जो मैक्स मूलर बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया में, ओके।
अब पुरातात्विक स्रोत के बाद साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या था कि इनको जो जिसने लिखा है उसके बारे में वेदों के रचयिता जो थे वो देवताओं को माना जाता है। ठीक, देवताओं को माना जाता है इसके रचनाकार। ठीक, और इसके इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय मतलब किसी ने लिखा नहीं है। इसका जो इसके जो रचयिता माने जाते हैं, ठीक है, रचयिता माना जाता है इसको देवताओं को। ठीक है, देवताओं को वेदों का रचनाकार माना जाता है। ठीक, तो वेद क्या है, वेद एक ज्ञान है। ठीक, ज्ञान कौन सा ज्ञान, जो वहाँ पे वैदिक सभ्यता में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में वो क्या हुआ, स्थानांतरित होता चला गया। जैसे क्या होता है कि लोग बैठे हैं आपस में बातें हुई, तो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ज्ञान क्या ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, जो ज्ञान था वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। ठीक, तो एक थे महर्षि थे वेद व्यास, या फिर इनको क्या बोलते हैं, द्वैपायन। ठीक है, महर्षि द्वैपायन। ठीक, तो इन्होंने क्या हुआ, इसका क्या किया, संकलन किया। संकलन मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ करना। ठीक है, तो इन्होंने जो रचना हुई थी वेदों की देवताओं के द्वारा, तो उसको क्या किया, एक साथ करके एक संहिता में तैयार किया। ठीक, तो इसमें तैयार किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नित्य साहित्य या फिर नित्य संहिता। ठीक है, संहिता का अर्थ क्या होता है कि समाकलन, या फिर उसको क्या, चीज़ों को एक जगह एकत्रित करना, ये क्या होता है, इसको संहिता बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेदों को नित्य संहिता बोलते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रचना है वो किसी व्यक्ति ने नहीं की, इसकी रचना किससे मानी जाती है, देवताओं के द्वारा। ठीक है, और इसका संकलन किसने किया था, तो संकलन जो है वो महर्षि वेदव्यास या फिर महर्षि द्वैपायन, एक ही नाम है, इन्होंने किया था। ठीक, अब वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम सबसे पुराना कौन सा है, तो ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो प्रारंभ के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको बोला जाता है वेद त्रयी। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वेद त्रयी, मतलब 3 वेदों का समूह। इसमें अथर्ववेद को अलग कर दिया गया है। तो वेद त्रयी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, वेद त्रयी की वजह से इनका जो विषय वस्तु है इनकी वो एक समान है। ठीक, जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों वेद हैं, इनकी जो विषय वस्तु है वो एक है, और अथर्ववेद जो है उसकी जो विषय वस्तु है वो अलग है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेद त्रयी। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ऋग्वैदिक काल अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ऋग्वैदिक काल में अभी आप पढ़ेंगे कि सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, फिर उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में आप सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसकी रचना पढ़ेंगे। तो लोगों को लगता है कि जो वेद त्रयी हैं वो 3 वेद जो एक साथ जिसकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में वो होंगे, तो उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। ठीक, लेकिन जो वेद त्रयी है, ठीक, वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु है ना वो एक है। इसमें देवताओं की स्तुति, कर्मकांड, यज्ञ, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो ये चीज क्लियर करके रखना है। ठीक, तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो वेद त्रयी में तीन वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हमें वैदिक काल के बारे में ब्राह्मण से जानकारी मिलती है। अब ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे वो जाति विशेष का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण एक रचना है। ठीक, जो
क्या था, देखिए वेदों की भाषा क्या थी, बहुत कठिन थी। ठीक है, जो आम आदमी था वो वेदों का पाठ करके भी उसको समझ नहीं सकता था। तो वेद जो है सबसे सबको एक सरल रूप में समझ में आए, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ब्राह्मण की रचना की गई। ठीक, तो ब्राह्मण की रचना क्या थी कि वेदों को एक सरल भाषा में सब तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि ये वेदों की एक सरल व्याख्या थी। ठीक, क्या थी, वेदों की सरल भाषा में व्याख्या। व्याख्या मतलब कि उसका विस्तार। ठीक, तो वेदों की कठिन भाषा को आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ठीक, फिर आएगा अरण्यक। अरण्यक क्या होता है, अरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। तो अरण्यक में क्या होगा, शिष्यों द्वारा जो जंगल में जैसे क्या होता था कि पहले गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल में क्या था कि शिष्य जो है वो जंगल में गुरु के पास रह के पढ़ाई करते थे। ठीक, अब पढ़ाई में क्या था कि ये आधुनिक समय वाला नोटबुक पेन पेंसिल ये वाली पढ़ाई नहीं होती थी, ज्ञान बांटा जाता था। ऋषि क्या था, ऋषि क्या थे, बैठ के उपदेश देते थे, शिष्य उसको सुनते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर शिष्य सुनते थे उसको, फिर वो कहीं ना कहीं संकलन करते थे, उसको लिखते थे। ठीक, तो अरण्यक क्या है कि जो महर्षियों ऋषियों द्वारा जो ज्ञान अपने शिष्यों को दिया जाता था, तो उसका जो संकलन है वही क्या है, अरण्यक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उपनिषद। उपनिषद जो है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है बैठकर। ठीक, तो उपनिषद का मतलब हो गया गुरु के समीप बैठकर। तो इसमें कौन सी रचनाएं की गई, इसमें वो रचनाएं की गई जो शिष्य क्या थे, अपने गुरु के समीप बैठकर उनसे जानकारी लेकर जो रचनाएं करते थे उसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक, अब ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में ऋग वैदिक काल से स्टार्ट होगा, उसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में आपको सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। फिर उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद पढ़ने हैं। ठीक, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों समाकलित होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।